हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम करने वाले हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने देखा था कि डिसोल्यूशन होता क्या है, क्या क्या इसके मोड्स होते हैं, कौन से अकाउंट्स इसमें बनते हैं, जैसे कि रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट, कैश या बैंक अकाउंट, लोन टू पार्टनर, लोन फ्रॉम पार्टनर्स, ये सब हमने देखा था। साथ में ये भी देखा था कि रियलाइजेशन अकाउंट में कैसे हम सारे असेट्स और लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करते हैं और कैसे जब उनका रियलाइजेशन होता है तो क्या क्या उनकी एंट्रीज की जाती है। आज की क्लास में हम रियलाइजेशन से रिलेटेड कुछ और एडजस्टमेंट्स देखेंगे और साथ में रियलाइजेशन अकाउंट बनाना भी सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखो, जो असेट्स रियलाइज होते हैं उनको कौन सी वैल्यू पे लिखना होता है। तो टेंजिबल असेट्स का केस देखते हैं। अगर तो टेंजिबल असेट के बारे में एडजस्टमेंट में दिया हुआ है कि टेंजिबल असेट इतने रुपए में रियलाइज हुए, यानी कि इतने रुपए में उनको हमने सेल किया है, तो उतना अमाउंट ही हम रियलाइजेशन अकाउंट में एज इट इज लिख देंगे। लेकिन अगर टेंजिबल असेट्स के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया कि वो कितने में रियलाइज हुए हैं, तब हम मानते हैं कि वो अपनी बुक वैल्यू पे ही रियलाइज हुए होंगे। ऐसे ही अगर हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि कुछ पार्ट असेट का इतने में रियलाइज हो गया और बाकी के पार्ट के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया, फॉर एग्जाम्पल डेटर्स थे 1 लाख रुपए के, जिसमें से एडजस्टमेंट में हमें बताया गया है कि 50,000 के डेटर्स तो रियलाइज हो गए 30,000 पे, ठीक है, तो ये तो हम एंट्री कर ही देंगे कि 30,000 में रियलाइज हो गए। अब जो बाकी के पीछे 50,000 बचे हैं उनके बारे में क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा हो गया, तो उस केस में हम मानते हैं कि वो 50,000 में ही रियलाइज हुए होंगे, ठीक है। तो टेंजिबल असेट के केस में क्या होगा, अगर तो एडजस्टमेंट में बताया गया है कि कितने में रियलाइज हुआ है तो वो लिख देंगे, और अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बताया गया उसके बारे में, तब हम मानते हैं कि वो अपनी बुक वैल्यू पे ही रियलाइज हुए होंगे, ठीक है। ये तो हो गया टेंजिबल असेट। और अगर इनटेंजिबल असेट के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया क्वेश्चन में, तो उस केस में हम ये नहीं मानते कि ये अपनी बुक वैल्यू पे रियलाइज किए गए होंगे। इनटेंजिबल असेट के केस में होता है कि अगर इसके बारे में क्वेश्चन में लिखा गया है तो ही हम वो रियलाइज्ड अमाउंट रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। अगर इनटेंजिबल असेट के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया कि वो रियलाइज हुए हैं या नहीं, तो हम यही मानते हैं कि वो रियलाइज नहीं हुए और ना ही वो होंगे, ठीक है। अब कुछ एडिशनल पॉइंट्स क्या क्या है एसेट से रिलेटेड। कोई भी एंट्री हम पास नहीं करते अगर असेट को हमने दिया है क्रेडिटर को लाइबिलिटी सेटल करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, क्रेडिटर थे 50,000 रुपीज के और असेट भी कोई था 50,000 रुपए का। अब क्रेडिटर बोलता है कि वो ये असेट ले लेगा 50,000 रुपए में अपनी लाइबिलिटी के बदले में, ठीक है, तो उस केस में हम कोई भी एंट्री पास नहीं करते। फिर नेक्स्ट है, अगर कोई एक्रूड इनकम या प्रीपेड एक्सपेंसेस हमें दिए गए हैं असेट के नीचे, तो उनको भी हम ये ट्रीट नहीं करते कि वो रियलाइज हो गए होंगे। बाकी असेट्स के केस में तो क्या था कि जो भी असेट थे अगर उनके बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया तो हम मानते हैं कि वो बुक वैल्यू पे रियलाइज होंगे। लेकिन अगर अक्रूड इनकम और प्रीपेड एक्सपेंसेस है, उनको हम नहीं मानते कि ये रियलाइज हो गए होंगे, ये रियलाइज नहीं होते, ठीक है। फिर नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज की पेमेंट हम कैसे करते हैं। अगर तो क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि ये लाइबिलिटी को हमने इतने में सेटल किया है, यानी कि इतने पैसे हमें उसके दिए हैं, तो वो अमाउंट हम रियलाइजेशन अकाउंट में लिख देंगे। लेकिन अगर कुछ भी नहीं बताया गया तो उस केस में हम क्या मानते हैं कि जितनी बुक वैल्यू है उस लाइबिलिटी की, उसी पे हमने उसकी पेमेंट करी होगी, ठीक है। टेंजिबल एसेट की केस में भी क्या था कि अगर हमें क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बताया गया कि वो हमें रियलाइज हुआ है या नहीं, तो उस केस में हम मानते हैं कि अपनी बुक वैल्यू पे ही वो रियलाइज हुआ होगा। ऐसे ही लाइबिलिटी के केस में भी है, अगर लाइबिलिटी के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया कि वो हमने सेटल करी है या नहीं, तो हम कंसीडर करेंगे कि उसे हमने बुक वैल्यू पे ही सेटल किया होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, जो भी अनरिकॉर्डेड असेट्स है और लाइबिलिटीज है। कुछ असेट्स और लाइबिलिटीज ऐसे भी होंगे जो बैलेंस शीट में नहीं थे और ना ही हमने उनको रियलाइजेशन अकाउंट में भेजा होगा, तो उस केस में, और अगर वो रियलाइज होते हैं तो उस केस में हम कभी भी पहले उन असेट्स को रिकॉर्ड करने नहीं बैठते। ऐसे नहीं है कि पहले हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्डिंग के लिए अलग एंट्री पास करेंगे, फिर उसको हम रियलाइजेशन अकाउंट में भेजेंगे और फिर उसे हम सेल करेंगे तो उसकी एंट्री करेंगे। इसमें क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ जो भी हमने उससे रियलाइज किया है उसकी एंट्री करेंगे।
रिकॉर्ड हम उसको नहीं करेंगे। जो भी अनरिकॉर्डेड असेट और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी रियलाइज हो रही है उसकी एंट्री ही की जाएगी। और उसकी एंट्री क्या होगी, जब कोई असेट को हम सेल करेंगे तो उसके लिए एंट्री क्या होगी, कैश आएगा बिजनेस के पास, तो कैश और बैंक अकाउंट तो हो जाएगा डेबिट, और टू रियलाइजेशन अकाउंट। और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट क्यों होगा, क्योंकि ये फायदा हो रहा है बिजनेस को, इसलिए उसको हम कर देंगे क्रेडिट। अब देखो, पहले तो हमने सारी चीजें ट्रांसफर कर दी, उसके बाद क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। रियलाइजेशन डेबिट कब होगा, जब जब भी उसको कोई नुकसान हो रहा है, यानी कि वो पेमेंट कर रहा है या कोई नुकसान हो रहा है, जैसे कि लाइबिलिटी की अगर वो पेमेंट कर रहा है तो उस केसेस में हम रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। ऐसी कोई एक्सपेंस वो पे कर रहा है तब रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा। और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट कब होगा, जब जब हमें कोई असेट से वैल्यू मिलेगी, रियलाइज करेंगे, जब जब पैसे आएंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट करते जाएंगे। तो अनरिकॉर्डेड असेट को जब हम रियलाइज करेंगे तो पैसे आएंगे, तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। फिर नेक्स्ट है अनरिकॉर्डेड असेट टेकन ओवर बाय अ पार्टनर। अब ये जो अनरिकॉर्डेड असेट था उसको पार्टनर ने ले लिया, ठीक है, तो अब है तो ये फायदा ही बिजनेस के लिए, तो रियलाइजेशन अकाउंट तो क्रेडिट हो जाएगा और पार्टनर का कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट। डेबिट क्यों होगा, क्योंकि पार्टनर को ये पैसे देने होंगे फर्म को, ठीक है। वैसे तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट होता है क्रेडिट, लेकिन जब वो ये असेट खरीदेगा तो उसका अकाउंट ये कम होगा, क्योंकि ये पैसे उसे देने होंगे, इसलिए पार्टनर का कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट, ठीक है। ऐसे ही अगर कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है तो उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, जब उसका सेटलमेंट करेंगे। तो अब देखो, जब लाइबिलिटी को हम पेमेंट करते हैं लाइबिलिटी की, तो ये नुकसान है फर्म के लिए, इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट तो हो जाएगा डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। ऐसे ही अगर कोई लाइबिलिटी कौन, पार्टनर ले लेता है, पार्टनर बोलता है कि मैं इसकी पेमेंट कर दूंगा, ये जो लाइबिलिटी है, तो उससे क्या होगा, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। क्रेडिट क्यों होगा, क्योंकि फर्म को ये पैसे पार्टनर को देने होंगे, ठीक है, तो उससे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा, इसीलिए एंट्री बनाएंगे हम रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। फिर नेक्स्ट है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस क्या होते हैं, ये वो खर्चे होते हैं जो फर्म डिसॉल्व होते टाइम उठाती है, ठीक है। अब जब भी कोई फर्म डिसॉल्व होती है तो उस केस पे उस पे कुछ खर्चे भी हमें करने पड़ते हैं, उसको हम बोलते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। अब ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बेयर कौन करेगा, फर्म ही बेयर करेगा। और इसके लिए नॉर्मली अगर हम देखें तो एंट्री क्या होनी चाहिए, ये नुकसान है तो रियलाइजेशन अकाउंट तो डेबिट होगा टू कैश और बैंक, जब वो खर्चे की पेमेंट करेगा तो टू कैश और बैंक आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के लिए अलग अलग सिचुएशंस बनती है। पहले तो आप देखो कि फर्म जब डिसॉल्व होती है तो दो तरह के खर्चे उसको उठाने पड़ते हैं। एक तो जिस पार्टनर को वो डिसोल्यूशन की जिम्मेवारी दे रही है या जिसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रही है कि तुझे सारा का सारा काम डिसोल्यूशन से रिलेटेड तुझे ही करना है, तो जो ये पार्टनर काम करेगा उसको फर्म को सैलरी भी देनी होगी, ठीक है। तो एक खर्चा तो आता है जिस पार्टनर को वो रेम्यूनरेशन देता है डिसोल्यूशन के लिए, वो दूसरा डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस। दो तरह के खर्चे हो गए, एक तो रेम्यूनरेशन और दूसरा एक्सपेंसेस। अब इन दोनों खर्चों को कैसे ट्रीट किया जाएगा, पहली सिचुएशन तो है पार्टनर इज पेड रेम्यूनरेशन एंड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर बोर्न बाय द फर्म। अब कुछ केसेस ऐसे होंगे जिनमें फर्म बेयर करेगी एक्सपेंसेस और कुछ केसेस ऐसे होंगे जिनमें पार्टनर बेयर करेगा एक्सपेंसेस। अब आप सोच रहे होंगे कि पार्टनर क्यों बेयर करेगा, ये तो फर्म का खर्चा है, फर्म को ही देना चाहिए, फिर पार्टनर क्यों दे। तो देखो, कई बार क्या होता है कि फर्म पार्टनर को बोलती है कि मैं तुम्हें इकट्ठे 1 लाख रुपए दे रही हूं, ठीक है, अब आगे मुझे कोई सिरदर्दी नहीं चाहिए कि इतने एक्सपेंसेस के खर्चे कभी तुम मेरे से मांग रहे हो, कभी बोल रहे हो इतना खर्चा हो गया, मैं सारे इकट्ठी पेमेंट कर रही हूं, आप खर्चे भी इसी में तुम ही दोगे, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है कि पार्टनर ही बेयर करता है उन खर्चों को, ठीक है। तो पहली सिचुएशन तो आ रही है पार्टनर को हमें रेम्यूनरेशन देना है और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भी फर्म खुद ही बेयर भी कर रहा है। तो उस केस में रेम्यूनरेशन जो पार्टनर को देंगे उसके लिए एंट्री क्या पास करेंगे, पहला तो पार्टनर को रेम्यूनरेशन देना खर्चा है तो रियलाइजेशन अकाउंट तो हो गया डेबिट और पार्टनर का कैपिटल अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, क्योंकि जब उसको सैलरी मिलेगी तो उसका कैपिटल बढ़ेगा, ठीक है। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये तो हो गया रेम्यूनरेशन का, ठीक है। फिर नेक्स्ट है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय द फर्म। अब फर्म ने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे किए तो कैश बिजनेस से बाहर गया,
इसलिए कैश और बैंक अकाउंट तो हो गया क्रेडिट, और क्योंकि ये खर्चा है तो रियलाइजेशन अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और एंट्री बन जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जो हमने रेम्यूनरेशन पे किया उसके लिए कैश और बैंक को क्रेडिट क्यों नहीं किया, वहां पे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ था। इस एंट्री में हमने क्या किया था, अब देखो दोनों ही खर्चे हैं, सैलरी पे करना और एक्सपेंसेस पे करना, और दोनों में ही रियलाइजेशन अकाउंट तो डेबिट हो ही रहा है, लेकिन जब पार्टनर को रेम्यूनरेशन दे रहे हैं तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट क्यों हो रहा है। तो देखो जो भी पार्टनर के साथ ट्रांजैक्शन करता है फर्म, उसकी पेमेंट वो हाथों हाथ कभी नहीं करता, उन सभी पेमेंट्स को वो एडजस्ट करता जाता है उसके कैपिटल के हिसाब से, और एंड ऑफ द ईयर या जब भी डिसोल्यूशन हो रहा है, डिसोल्यूशन कंप्लीट होने के बाद लास्ट में इकट्ठी वो पेमेंट करता है। समझ आया यहाँ पे कैश और बैंक अकाउंट क्रेडिट क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे हमने पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बढ़ा ही दिया है कि इतना कैपिटल तुम्हारा बढ़ गया है, ठीक है, रेम्यूनरेशन उसे मिलेगी तो इतना कैपिटल उसका बढ़ गया है, अभी वो पेमेंट नहीं कर रहा, साथ के साथ पेमेंट कभी भी नहीं करता पार्टनर को फर्म, ठीक है, इसलिए यहाँ पे हमने कैश और बैंक को क्रेडिट नहीं किया। फिर नेक्स्ट है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बोर्न बाय द फर्म बट पेड बाय अ पार्टनर। अब क्या हो रहा है कि बेयर तो करने थे फर्म को, कि फर्म को करनी चाहिए थी पेमेंट एक्सपेंसेस की, लेकिन हुआ क्या कि उस टाइम पे पार्टनर ने सोचा कि यार एक बार के लिए मैं ही पे कर देता हूँ, क्या फर्म से जाकर मांगना फिर पेमेंट करूंगा, तो इससे अच्छा मैं पे कर देता हूँ, बाद में फर्म मुझे दे ही देगी, ठीक है। तो उस केस में हम एंट्री क्या पास करेंगे, क्योंकि ये फर्म का ही खर्चा है तो रियलाइजेशन अकाउंट तो डेबिट होगा ही होगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ये पैसे अब फर्म को पार्टनर को देने हैं। क्यों देने हैं, क्योंकि पार्टनर ने फर्म के बिहाफ पे ये पेमेंट करी है, ठीक है। तो एंट्री बन गई रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिर नेक्स्ट है एक्सपेंसेस पार्टली पेड बाय द फर्म एंड पार्टली बाय अ पार्टनर। अब क्या हुआ, बेयर कौन कर रहा है, देने तो फर्म को ही है, लेकिन उनमें से कुछ पैसे फर्म ने खुद ने दे दिए और कुछ पार्टनर ने दे दिए फर्म के बिहाफ पे। तो अब ये दोनों ही जो खर्चे हैं, ये खर्चे तो फर्म के ही हैं, तो रियलाइजेशन अकाउंट तो डेबिट होगा पूरी अमाउंट से, क्योंकि ये फर्म का खर्चा था, फर्म को बेयर करना था, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो गया। अब इस अमाउंट में से जितना पैसा फर्म ने खुद ने दिया है वो तो जाएगा टू कैश और बैंक अकाउंट में। फॉर एग्जाम्पल 10,000 का टोटल खर्चा था, जिसमें से 5,000 रुपए फर्म ने खुद ने पे कर दिए और 5,000 रुपए ही दे दिए कंसर्न पार्टनर ने, ठीक है। तो कैश और बैंक तो क्रेडिट हो गया 5,000 से, इतने पेमेंट कर दिया। अब जो बाकी की जो पार्टनर ने दिए 5,000 रुपए वो फर्म को पार्टनर को देने होंगे, क्योंकि पार्टनर ने फर्म के बिहाफ पे वो पेमेंट करी है, इसीलिए वो हम कर देंगे टू कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 5,000 रुपीज। अब ये तो हो गया जब फर्म को बेयर करनी है एक्सपेंसेस, ठीक है। अगर वो खुद पेमेंट कर रहा है तो रियलाइजेशन टू कैश और बैंक, अगर पार्टनर उसके बिहाफ पे कर रहा है तो क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन अगर पार्टनर को बेयर करने हो खर्चे तो उस केस में हम क्या क्या एंट्रीज पास करेंगे, तो आइए देखते हैं सभी सिचुएशंस। ये दोनों तो हमने कर ही ली, फर्स्ट दोनों। पहले में क्या था, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बेयर भी फर्म कर रहा है और पे भी वो कर रहा है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, ठीक है। दूसरा, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस फर्म बेयर कर रहा है लेकिन पे पार्टनर कर रहा है, तो उस केस में एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब थर्ड केस क्या है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बेयर भी पार्टनर कर रहा है और पे भी पार्टनर ही कर रहा है, तो इसका फर्म पे तो कोई असर नहीं होगा, क्योंकि फर्म ने तो अब पैसे दे दिए पार्टनर को, रेम्यूनरेशन की जो वो पेमेंट करेगा तब उसकी एंट्री हम करेंगे। लेकिन अब आगे पार्टनर कैसे पैसे दे रहा है, उधार कर रहा है, उससे फर्म को कोई मतलब नहीं है, तो इसकी वो एंट्री पास अपने बुक्स में तो करेगा ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है पार्टनर इज पेड एन एग्रीड रेम्यूनरेशन विच इंक्लूड्स रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। अब क्या है, फर्म को लास्ट में रेम्यूनरेशन की पेमेंट करता है, पार्टनर को फर्म पेमेंट करता है, और तब उसे पता होता है कि 30,000 रुपए एक्सपेंसेस के खर्चे हुए रियलाइजेशन के और 50,000 मुझे सैलरी देनी है, तो वो इकट्ठी पेमेंट कर देता है। उसके लिए एंट्री क्या पास करेगा, रियलाइजेशन अकाउंट तो डेबिट होगा, क्योंकि दोनों चीजें ही खर्चे हैं फर्म के लिए, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। फिर नेक्स्ट है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर टू बी बोर्न बाय अ पार्टनर बट आर पेड बाय द फर्म। अब क्या हो रहा है कि पेमेंट तो करनी थी पार्टनर को,
पार्टनर को बेयर करने थे, लेकिन हुआ क्या, फर्म ने पेमेंट कर दी उसके बिहाफ पे। अब देखो रियलाइजेशन अकाउंट तो डेबिट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये फर्म का खर्चा तो है ही नहीं, तो उसको डेबिट तो हम कर ही नहीं सकते। अब क्या है कि रियलाइजेशन एक्सपेंस जब वो पे कर रहा है तो फर्म के पास से पैसे तो जा रहे हैं, तो कैश और बैंक अकाउंट तो क्रेडिट होगा ही होगा, क्योंकि ये पैसे फर्म के पास से जा रहे हैं। और रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट नहीं होगा क्योंकि ये खर्चा फर्म का तो है नहीं, तो डेबिट क्या होगा? डेबिट यहां पे होगा पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। क्यों? क्योंकि देखो ये खर्चे फर्म ने पार्टनर के बिहाफ पे करे हैं, तो पार्टनर वो पैसे हमें देगा। अब वो डायरेक्टली देता नहीं है, उसका कैपिटल सीधा कम कर देंगे हम, ठीक है। तो एंट्री बन जाएगी कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, ठीक है। तो समझ आया आपको सारी सिचुएशंस? दो सिचुएशंस बनती है, एक में जब पार्टनर बेयर करता है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को, और दूसरा जब फर्म बेयर करती है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को। तो चलिए इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देखते हैं जिससे आपको ये और अच्छे से समझ आएंगे। ये हमें कुछ ट्रांजैक्शंस दिए गए हैं जिसकी जर्नल एंट्रीज हमें बनानी है। पहला है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹10,000। अब नॉर्मली अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बताया गया, उस केस में हम यही एज्यूम करेंगे कि फर्म ही रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को बेयर कर रही है और वही उसकी पेमेंट भी कर रही है। तो इस एंट्री में, इस एडजस्टमेंट में हमें कुछ भी नहीं बताया गया, तो हम यही एज्यूम करेंगे कि बेयर भी फर्म कर रही है और पेमेंट भी फर्म ही कर रही है। तो एंट्री क्या करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट तो डेबिट हो जाएगा क्योंकि फर्म का खर्चा है, टू कैश और बैंक अकाउंट ₹10,000, ठीक है। फिर नेक्स्ट है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ ₹5,000 वर पेड बाय तरन अ पार्टनर। अब इसमें भी हमें कुछ नहीं बताया गया कि बेयर कौन कर रहा है, तो क्या कंसीडर करेंगे कि बेयर कौन कर रहा होगा? फर्म ही। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बताया गया तो फर्म ही बेयर करेगा, फर्म ही पेमेंट करेगा। अगर क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि इस पार्टनर ने पेमेंट कर दी है और किसने बेयर किया ये नहीं बताया गया, तो उस केस में हम मानेंगे कि फर्म ही बेयर करेगा। अगर पार्टनर बेयर करता है तो वो अलग से क्वेश्चन हमें बताएगा, ठीक है। अब ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस तरन ने पे किए हैं और बेयर फर्म कर रहा है, तो रियलाइजेशन अकाउंट तो होगा डेबिट क्योंकि फर्म के लिए खर्चा तो ये है, और तरन का अकाउंट कर देंगे हम क्रेडिट क्योंकि तरन पे कर रहा है। अब फर्म को तरन को ये पे करने होंगे तो उससे उसका कैपिटल बढ़ेगा। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू तरन्स कैपिटल अकाउंट 5,000। फिर नेक्स्ट है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ ₹5,000 वर पेड बाय द फर्म ऑन बिहाफ ऑफ मदन अ पार्टनर। अब क्वेश्चन में साफ साफ हमें बताया गया है कि मदन के बिहाफ पे किए हैं, यानी कि मदन को ये बेयर करना था खर्चा, जबकि पे किया है फर्म ने। तो फर्म का तो ये खर्चा है नहीं, तो रियलाइजेशन अकाउंट तो डेबिट होगा ही नहीं, ठीक है। और पेमेंट फर्म ने की है तो कैश तो गया है बिजनेस से बाहर, तो कैश और बैंक तो हो जाएगा क्रेडिट, और मदन का अकाउंट कर देंगे हम डेबिट क्योंकि मदन के बिहाफ पे फर्म ने पे किया है, तो मदन को अब ये पेमेंट फर्म को करनी होगी, उससे उसका कैपिटल कम हो जाएगा, ठीक है। तो मदन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। फिर नेक्स्ट है पवन अ पार्टनर वाज पेड ₹20,000 फॉर कैरिंग आउट द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। यानी कि पवन को हमने रेम्यूनरेशन दिया ₹20,000 का डिसोल्यूशन का काम करने के लिए। दिस अमाउंट इंक्लूड्स ऑल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, और इसके अंदर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भी है। द एक्चुअल एक्सपेंसेस इनकर्ड वर ₹10,000 विच वर पेड बाय वन। इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ₹20,000 पवन को दिए हैं, सिर्फ इसकी एंट्री हम पास करेंगे, कितना रियलाइजेशन एक्सपेंस का दिया है, कितना किसका दिया है, ये सब अलग से बताने की जरूरत नहीं है। सीधा इसके लिए क्या एंट्री करेंगे हम? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पवन्स कैपिटल अकाउंट। क्योंकि फर्म दे रहा है तो ये खर्चा तो है फर्म के लिए, इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट तो हो जाएगा डेबिट टू पवन्स कैपिटल अकाउंट, और टोटल अमाउंट 20,000 आ जाएगा इसके सामने, ठीक है। फिर नेक्स्ट है टोटल डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस थे ₹8,000 के, जिसमें से 3,000 तो वर टू बी बोर्न बाय द फर्म। 3,000 तो फर्म को बेयर करने थे और बाकी के 5,000 बाय रवि अ पार्टनर। हाउएवर द एंटायर अमाउंट ऑफ ₹8,000 वाज पेड बाय द फर्म। अब डिसोल्यूशन के टोटल एक्सपेंसेस तो हुए 8,000, जिनमें से 3,000 तो फर्म को बेयर करने थे और 5,000 बेयर करने थे रवि को, लेकिन 8 के 8,000 की पेमेंट किसने करी है? फर्म ने। तो फर्म के पास से ₹8,000 तो गए, कैश और बैंक तो क्रेडिट हो जाएगा हमारा 8,000 से, ठीक है। जिनमें से
3,000 रुपए तो उसको खुद को बेयर करने थे, यानी कि 3,000 तो फर्म का खुद का खर्चा है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा 3,000 से, और 5,000 रवि के बिहाफ पे हमने दिए हैं, तो रवि का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा 5,000 से। ठीक है, रवि का कैपिटल अकाउंट डेबिट क्यों होगा? क्योंकि उसके बिहाफ पे हमने पेमेंट करी है, तो रवि को अब इतने पैसे फर्म को देने होंगे, जिससे उसका कैपिटल कम होगा। ठीक है, तो एंट्री बन गई हमारी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 3,000 जो कि फर्म को बेयर कर रहे हैं, रवि कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,000 जो कि रवि को बेयर करने थे, लेकिन पेमेंट किसने करी? फर्म ने, टू कैश और बैंक अकाउंट 8,000 रुपीज। ठीक है, फिर नेक्स्ट है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ ₹5,000 वर टू बी बॉर्न एज वेल एज पेड बाय द करण अ पार्टनर। 5,000 रुपए के एक्सपेंसेस थे जो बेयर भी करण को करने थे और पेमेंट भी उसको करनी है, तो ये तो हम फर्म की बुक्स में नहीं रिकॉर्ड करेंगे। फिर नेक्स्ट है मनोज अ पार्टनर एग्रीड टू कंप्लीट द डिसोल्यूशन वर्क फॉर एन एग्रीड रेम्यूनरेशन ऑफ ₹10,000। 10,000 रुपए मनोज को देने हैं रेम्यूनरेशन के, तो फर्म के लिए तो एक्सपेंस है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मनोज कैपिटल अकाउंट 10,000। फिर है देव अ पार्टनर वाज पेड ₹15,000 एज रेम्यूनरेशन फॉर कैरिंग आउट द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। देव को हमें 15,000 रुपए देने हैं रेम्यूनरेशन के। इन एडिशन द फर्म सेपरेटली पेड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ ₹8,000 और 8,000 रुपए फर्म ने सेपरेटली पे किए हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के। अब ये दोनों ही एक्सपेंस है फर्म के लिए, तो रियलाइजेशन अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और टू देव्स कैपिटल, देव का कैपिटल क्रेडिट किससे होगा? जो रेम्यूनरेशन हमें देव को देनी है उसके लिए, और जो रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस उसने पे किए हैं उसके लिए एंट्री बन जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक 8,000। इसको आप इकट्ठा भी कर सकते हो, रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट कर सकते हो 23,000 से, टू देव्स कैपिटल 15,000 और टू कैश और बैंक 8,000 रुपीज। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ ₹5,000 वर टू बी बोर्न बाय पवित। 5,000 रुपए रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के बेयर किसको करने थे? पवित को देने थे, यानी कि, बट दे वर एक्चुअली पेड बाय अनदर पार्टनर हितेश, लेकिन पेमेंट उसकी किसने कर दी? हितेश ने, जबकि देने थे पवित को, तो इसके लिए एंट्री क्या करेंगे? अब क्योंकि हितेश ने पेमेंट कर दी है तो पवित को हितेश को देने होंगे पैसे। ठीक है, तो हितेश का कैपिटल अकाउंट तो हो जाएगा क्रेडिट और पवित का कैपिटल हो जाएगा डेबिट, क्योंकि जब वो पेमेंट करेगा तो पवित का कैपिटल कम होगा, इसलिए उसको कर दिया डेबिट, और हितेश के कैपिटल में पैसे आएंगे तो उसका कैपिटल हो जाएगा क्रेडिट, और एंट्री बन जाएगी पवित्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू हितेश कैपिटल अकाउंट 5,000। तो ये तो हो गया रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट। अब हम देखेंगे कि रियलाइजेशन अकाउंट हम कैसे बनाते हैं। इसके सारे एडजस्टमेंट्स तो हमने देख ही लिए थे कि किस तरह से हम असेट्स को ट्रांसफ़र करते हैं, कैसे लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र किया जाता है, और जब जब वो रियलाइज़ होती है तो उसके लिए एंट्री कैसे होती है। अब इस जो एंट्रीज हमने सीखी थी उसको प्रैक्टिकल हमें करना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके एग्जाम्पल से। अब देखो, पहले तो देखो असेट्स को हम कैसे ट्रांसफर करते हैं, उसके लिए एंट्री क्या करी थी कल हमने? असेट्स का बैलेंस होता है डेबिट, उसको ट्रांसफर करने के लिए पहले उसे खत्म करना होगा, तो उसको करेंगे हम क्रेडिट, और रियलाइजेशन अकाउंट हो जाएगा डेबिट। तो असेट्स को ट्रांसफर करने के लिए एंट्री बन जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स, यानी कि सारे के सारे असेट्स जाएंगे रियलाइजेशन के डेबिट साइड में। ऐसे ही लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करने के लिए, लाइबिलिटीज का बैलेंस होता है क्रेडिट, उसको खत्म करने के लिए पहले उसे करना होगा हमें डेबिट, तो एंट्री बन जाएगी लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, और रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में सारी की सारी लाइबिलिटीज को हम ट्रांसफर कर देंगे। अब देखो, सारे असेट्स और सारे लाइबिलिटीज ट्रांसफर नहीं होते रियलाइजेशन। असेट में से जैसे कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, अगर कोई फिक्टिशियस असेट्स है वो, या फिर अगर फर्म ने लोन दे रखा है पार्टनर को तो वो, ये सब चीज़ें हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करते। ऐसे ही लाइबिलिटीज़ में भी कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं होती। वो क्या क्या होती है? एक तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस अगर है तो कोई रिजर्व्स एंड सरप्लस हैं, या फिर अगर लोन दे रखा है फर्म ने, पार्टनर ने फर्म को, वो, तो ये सब चीज़ें भी हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करते। ठीक है, और आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि असेट्स को अगर तो एडजस्टमेंट में बताया हुआ है कि किस वैल्यू पे वो रियलाइज हो रहे हैं, तो उस वैल्यू पे हम रियलाइजेशन अकाउंट में लिख देंगे। लेकिन अगर कुछ भी नहीं बताया गया टेंजिबल असेट के बारे में, तो हम ये एज्यूम करते हैं कि वो अपनी बुक वैल्यू पे रियलाइज हुए होंगे।
ऐसे ही लाइबिलिटी के बारे में भी पढ़ा था कि अगर लाइबिलिटी के बारे में कुछ भी नहीं दिया गया एडजस्टमेंट में तो हम यही कंसीडर करते हैं कि वो अपनी बुक वैल्यू पे ही सेटल हुए होंगे। ठीक है, तो चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। आरव, भवेश और चरण पार्टनर्स हैं जो कि प्रॉफिट्स और लॉसेस को इक्वली शेयर कर रहे हैं। अब वो अपनी फर्म को डिसॉल्व करना चाहते हैं और उनकी बैलेंस शीट हमें दी गई है। ठीक है, और कुछ एडजस्टमेंट्स भी दिए गए हैं। अब हमें बनाना है रियलाइजेशन अकाउंट। तो सबसे पहले तो हम असेट्स और लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। तो चलिए देखते हैं कौन से असेट्स ट्रांसफर होंगे और कौन से नहीं। तो प्लांट एंड मशीनरी ये ट्रांसफर होगा, फर्नीचर भी होगा, मोटर कार, स्टॉक, डेटर्स, ये सभी ट्रांसफर होंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। अब इसके लिए एंट्री क्या बनेगी, जितने भी असेट्स हैं इन सबको कर देंगे हम क्रेडिट टू रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल असेट्स अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में हम लिख देंगे सारे के सारे असेट्स जो कि है टू प्लांट एंड मशीनरी, टू फर्नीचर, टू मोटर कार, टू स्टॉक्स, टू डेटर्स, ये सब हमने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया और आगे लिख दिया सारा का सारा अमाउंट। ठीक है, ऐसे ही लाइबिलिटीज को भी ट्रांसफर कर लेंगे। लाइबिलिटीज में कैपिटल अकाउंट तो ट्रांसफर होगा नहीं, क्रेडिटर्स को हम भेज देंगे। इसके लिए एंट्री क्या होगी, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में हम लिख देंगे बाय क्रेडिटर्स और अमाउंट आ जाएगा 1,30,000। अब ये तो हो गया ट्रांसफर, जितने भी असेट्स और लाइबिलिटीज बैलेंस शीट में थे वो सब हमने ट्रांसफर कर दिए। अब इस क्वेश्चन में तो हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाना सीख रहे हैं, लेकिन अगर बाकी सारे अकाउंट्स बनाने को हमें बोलता तो ये जो कैश एट बैंक है ये कहाँ चला जाता, कैश अकाउंट पे। कैपिटल का जो बैलेंस होता है ये कहाँ चला जाता, कैपिटल अकाउंट्स में। तो इस तरह से ये बैलेंस शीट पूरी की पूरी हम ट्रांसफर कर देते हैं रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कैश एट बैंक अकाउंट, इन सब में। ठीक है, तो बैलेंस शीट तो यहाँ पे खत्म ही हो जाती। फिर नेक्स्ट है, अब जो भी इनके एडजस्टमेंट्स दिए गए हैं उन सबको हमें रिकॉर्ड करना है रियलाइजेशन अकाउंट में। तो प्लांट एंड मशीनरी को खरीदा आरव ने। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी को खरीदा मतलब कि फायदा हो रहा है बिजनेस के लिए, ये तो रियलाइजेशन अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। अब अगर पैसा आया होता यानी कि कैश में हमने उसको बेचा होता तो कैश अकाउंट डेबिट होता, लेकिन हमने ये आरव को दिया है, आरव ने खरीदा है, तो आरव का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि आरव हमें इसके लिए पैसे देगा, तो आरव का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कैपिटल कम होगा उसका और बैलेंस होता है क्रेडिट, और कम होगा तो हो जाएगा डेबिट। तो बाय आरव्स कैपिटल अकाउंट प्लांट एंड मशीनरी 85,000। फिर नेक्स्ट है फर्नीचर वो सोल्ड फॉर ₹46,000। फर्नीचर को हमने बेच दिया 46,000 में, तो कैश आया या बैंक अकाउंट में गया होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्योंकि ये फायदा है रियलाइजेशन पे। तो रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय बैंक के नीचे फर्नीचर 46,000। फिर नेक्स्ट है मोटर कार को खरीदा भावेश ने 1,45,000 में, तो इसके लिए एंट्री क्या करेंगे, रियलाइजेशन में तो फायदा हो रहा है तो रियलाइजेशन अकाउंट तो हो जाएगा क्रेडिट, और भवेश ले रहा है तो भवेश का कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट। तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय भवेश कैपिटल अकाउंट मोटर कार 1,45,000। फिर नेक्स्ट है डेटर्स रियलाइज किए 72,000, यानी 72,000 पैसे हमें मिल गए डेटर्स से, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स टू रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएंगे और बैंक के नीचे लिख देंगे डेटर्स और अमाउंट आ जाएगा 72,000। फिर है 20% ऑफ द स्टॉक वॉज टेकन ओवर बाय चरण फॉर ₹7,500। 20% जो स्टॉक था वो तो चरण ने ले लिया 7,500 का, तो उसके लिए एंट्री क्या होगी, चरण's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो बाय चरण's कैपिटल अकाउंट स्टॉक के लिए 7,500 रुपीज, और बाकी जो रिमेनिंग स्टॉक था उसको बेच दिया 28,000 में। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में बैंक के नीचे आ जाएगा स्टॉक 28,000। ठीक है, फिर नेक्स्ट है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹6,000। 6,000 रुपये रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस हुए। अब इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि किसने बेयर किए किसने पे किए, तो क्या कंसीडर करेंगे कि फर्म ही बेयर कर रहा है और फर्म ही पे भी कर रहा है, तो एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट तो डेबिट हो जाए क्योंकि ये खर्चा है टू कैश और बैंक, तो इधर आ जाएगा डेबिट साइड में टू बैंक अकाउंट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 6,000। अब सारे एडजस्टमेंट्स हमने रिकॉर्ड कर लिए, तो अब हम एक बार क्रॉस चेक करेंगे बैलेंस शीट में जाकर कि जो जो चीज़ें हमने ट्रांसफ़र करी है क्या वो सब रियलाइज और सेटल हो गई है। तो आइए देखते हैं।
इधर प्लांट एंड मशीनरी, हाँ ये हो गया, फर्नीचर भी हो गया, मोटर कार भी हो गया, स्टॉक भी हो गया, डेटर्स भी हो गया, ये सब रियलाइज हो चुके हैं। इधर क्रेडिटर्स का पर कोई एडजस्टमेंट नहीं था, तो हम क्या कंसीडर करेंगे कि क्रेडिटर्स को बुक वैल्यू पे ही सेटल किया होगा हमने, तो एंट्री क्या होगी, क्रेडिटर्स को सेटल करना मतलब फर्म के लिए तो खर्चा है, फर्म ने तो पैसे दिए हैं, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में हम लिख देंगे टू बैंक अकाउंट क्रेडिटर्स का पेमेंट कर दिया 1,30,000। अब टोटल करेंगे दोनों साइड का, तो डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है 5,36,000, यानी कि लॉस हो रहा है, और ये जो लॉस होगा इसको हम ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, तो बाय लॉस ट्रांसफर टू आरव्स कैपिटल, भवेश कैपिटल और चरण's कैपिटल। तो इस तरह से बनाया जाता है रियलाइजेशन अकाउंट। ये बहुत ही बेसिक और सिंपल क्वेश्चन मैंने उठाया था ताकि रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनता है ये आपको अच्छे से समझ आ सके। आइए बढ़ते हैं आगे, और नेक्स्ट है हमारा टॉपिक लोन गिवन बाय अ पार्टनर, यानी कि जो लोन पार्टनर फर्म को देता है उसका हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। अब देखो, जितने भी बैलेंस शीट के अंदर अकाउंट्स थे वो सब हमने क्लोज करके भेज दिए थे रियलाइजेशन अकाउंट में, लेकिन कुछ अकाउंट्स वहां पे बचे हुए हैं, उनको भी हमें क्लोज करना होगा। तो उनमें से एक है लोन गिवन बाय अ पार्टनर अकाउंट, इसको हमने रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं भेजा, तो ये अकाउंट अभी भी एज इट इज ओपन है। इसको हमें क्लोज कैसे करेंगे, जब इसकी हम पेमेंट कर देंगे तब ये क्लोज हो जाएगा अपने आप, ठीक है। तो अगर फर्म इसकी पेमेंट करती है तो एंट्री क्या बनेगी, लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। तो इस तरह से पेमेंट करके हम ये अकाउंट क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें भी अलग अलग सिचुएशंस बनती है। पहला है पार्टनर एक्सेप्ट्स लेस देन द लोन अमाउंट, यानी कि पार्टनर बोलता है कि मुझे लोन अमाउंट से कम पैसे दे दो तो भी चलेगा, ठीक है। तो उस केस में अब क्या हो रहा है कि ये प्रॉफिट होगा बिजनेस का। फॉर एग्जाम्पल, पार्टनर ने लोन दे रखा था 1,20,000 का, पर अब वो बोलता है कि उसे 1,00,000 रुपए ही दे दो, तो 20,000 रुपए का तो प्रॉफिट हो रहा है ना। तो एंट्री क्या बनेगी, ये 20,000 रुपए का प्रॉफिट कहाँ जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट में, और जब प्रॉफिट होता है तो रियलाइजेशन अकाउंट को हम करते हैं क्रेडिट, और एंट्री बन जाएगी लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट 20,000, ठीक है। फिर नेक्स्ट है पार्टनर एक्सेप्ट्स अ रिकॉर्डेड असेट इन सेटलमेंट ऑफ लोन, यानी कि पार्टनर कह रहा है कि मुझे इस लोन के बदले आप ये एसेट दे दो, उसे कोई एसेट पसंद आ गया, वो उस लोन के बदले लेकर जा रहा है, तो उसके लिए एंट्री क्या होगी, लोन बाय पार्टनर अकाउंट तो डेबिट हो जाएगा क्योंकि लोन तो खत्म हो रहा है। लोन बाय पार्टनर का अकाउंट का बैलेंस होता है क्रेडिट, ठीक है। अब उसको खत्म करने के लिए उसे करना होगा हमें डेबिट, और टू रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट क्यों हो रहा है, क्योंकि असेट का यूज हुआ है यहाँ पे, जो असेट हमने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करी थी वो रियलाइज हो रही है लोन के बदले। अब अगर आपको याद हो तो स्टार्टिंग में, क्लास की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि लायबिलिटी अगर असेट से रियलाइज हो रही है, सेटल हो रही है, तो उस केस में हम उसको रिकॉर्ड नहीं करते, ठीक है। आपको दिखाती हूँ कहाँ मैंने आपको ये बताया था, एडिशनल पॉइंट में मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था, ये देखो, नो जर्नल एंट्री इज पास्ड फॉर एन असेट दैट इज डायरेक्टली गिवन टू अ क्रेडिटर इन सेटलमेंट ऑफ अ लायबिलिटी, यानी कि किसी लायबिलिटी को अगर हम असेट से सेटल करते हैं तो उसके लिए कोई एंट्री पास नहीं करते, तो फिर वहां एंट्री पास क्यों कर रहे हैं, वहां भी तो लायबिलिटी सेटल हो रही है। हाँ, लायबिलिटी तो सेटल हो रही है, लेकिन यहाँ पे कौन सी लायबिलिटी की बात की जा रही है, ये वो लायबिलिटी है जो रियलाइजेशन अकाउंट में हमने स्टार्टिंग में ट्रांसफर करी थी। अगर उस लायबिलिटी को सेटल करने के लिए हम एसेट का यूज करते हैं तो उसके लिए कोई जर्नल एंट्री पास नहीं होती। वहीं अगर बाहर का, जैसे लोन पार्टनर का लोन है, उसको सेटल कर रहे हैं तो उसके लिए हम एंट्री पास करेंगे, और एंट्री क्या बनेगी, लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो समझ आया आपको डिफरेंस। फिर नेक्स्ट है पार्टनर एक्सेप्ट्स एन असेट इन पार्ट सेटलमेंट ऑफ लोन, यानी कि अपने लोन के बदले कुछ अमाउंट के लिए तो वो असेट ले रहा है और बाकी का अमाउंट वो कैश में ले रहा है, ठीक है। तो इसके लिए एंट्री क्या पास होगी, लोन बाय पार्टनर अकाउंट तो डेबिट होगा, और टू रियलाइजेशन अकाउंट जो वैल्यू का वो असेट ले रहा है उससे क्रेडिट हो जाएगा, और टू कैश और बैंक अकाउंट जितने
बाकी के वो पैसे ले रहा है उससे ये क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है लोन गिवन बाय द फर्म टू अ पार्टनर, यानी कि अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दे रखा है तो उस अकाउंट को हम कैसे क्लोज करेंगे। तो ये अकाउंट कहाँ पे, इसका क्या बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस, क्योंकि ये फर्म ने लोन दिया है पार्टनर को, ना कि पार्टनर ने फर्म को लोन दिया। अब इसको भी हमने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया था, और इसको क्लोज करने के लिए ये क्लोज कैसे होगा, जब पार्टनर हमें इसकी पेमेंट कर देगा। और इसके लिए एंट्री क्या पास होगी, जब पार्टनर पेमेंट करेगा तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, कैश या बैंक आएगा बिजनेस के पास, टू लोन टू पार्टनर अकाउंट। अब इसका बैलेंस था लोन टू पार्टनर का डेबिट, और इसको क्रेडिट कर दिया तो ये भी क्लोज हो गया। ठीक है, अगर कोई इंफॉर्मेशन हमें नहीं दी गई रीपेमेंट के बारे में कि पार्टनर ने रीपे किया है या नहीं, तो उस केस में हम क्या करेंगे, ये जो लोन टू पार्टनर का बैलेंस है इसको हम ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, और वहां पे ये एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो और इसके लिए एंट्री क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लोन टू पार्टनर अकाउंट। लोन टू पार्टनर अकाउंट तो क्रेडिट होगा क्योंकि इसका अकाउंट क्लोज हो रहा है, और पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट क्यों होगा, क्योंकि ये लोन का अमाउंट एडजस्ट होगा तो उसका कैपिटल कम ही होगा, इसीलिए पार्टनर का कैपिटल अकाउंट हो रहा है डेबिट। ठीक है, तो चलिए अब एग्जांपल देखते हैं इनसे रिलेटेड। अर्जुन और करण पार्टनर्स हैं जो कि प्रॉफिट्स और लॉसेस को शेयर कर रहे थे 3:2 में। अब वो डिसाइड करते हैं अपनी फर्म को डिसॉल्व करने का, और उनकी बैलेंस शीट हमें दी गई है 31 मार्च 2024 की, और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन एडजस्टमेंट्स भी हमें दिए गए हैं। अब हमें इनसे बनाना है रियलाइजेशन अकाउंट। तो सबसे पहले तो हमें सारे असेट्स और लाइबिलिटीज़ को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा। तो असेट साइड में देखते हैं क्या क्या चीज़ें ट्रांसफर होगी। बैंक अकाउंट ट्रांसफर नहीं होगा, फिक्स्ड डिपॉजिट ट्रांसफर होगा, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, अदर फिक्स्ड एसेट, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रांसफर नहीं होगा क्योंकि ये फिक्टिशियस एसेट है। ऐसे ही अर्जुन का लोन, अर्जुन को लोन दिया है तो ये भी हम ट्रांसफर नहीं करेंगे। तो इनमें से सिर्फ ये 1 2 3 4 5 चीज़ें हम ट्रांसफर करेंगे, और इसके लिए एंट्री क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में जाएंगे, और जितने भी ये पांचों असेट थे 1 2 3 4 और 5, इनको हमने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया और इसका आगे अमाउंट भी लिख दिया। ठीक है, अब ये तो हो गए असेट्स ट्रांसफ़र। फिर नेक्स्ट करेंगे हम लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र, और लाइबिलिटीज़ में क्या क्या चीज़ें ट्रांसफ़र होंगी, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, मिसेस अर्जुन का लोन, करण का लोन। करण का लोन ट्रांसफ़र नहीं होगा क्योंकि ये पार्टनर ने लोन दिया हुआ है वो। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ये भी ट्रांसफ़र होगा क्योंकि इससे रिलेटेड इन्वेस्टमेंट असेट साइड में पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम ट्रांसफ़र करेंगे करण के लोन और कैपिटल को छोड़कर रियलाइजेशन अकाउंट में, और इसके लिए एंट्री करेंगे लाइबिलिटीज़ अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, तो रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में बाय क्रेडिटर्स, बाय बिल्स पेबल, बाय एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, बाय मिसेस अर्जुन्स लोन, बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। और देखो डेटर्स का प्रोविजन भी था, तो जो भी प्रोविजंस और फंड्स डेट असेट से रिलेटेड होते हैं उनको भी हमें ट्रांसफ़र करना होता है। तो ये प्रोविजन भी हम भेज देंगे कहाँ, रियलाइजेशन अकाउंट पे, और इसका बैलेंस होता है क्रेडिट, और इसको ट्रांसफ़र करने के लिए हम करेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो ये आ गया बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 20,000। तो ये तो अब हमने सारे असेट्स और लाइबिलिटीज़ को भेज दिया रियलाइजेशन अकाउंट पे। अब देखते हैं इनके एडजस्टमेंट्स। तो सबसे पहला एडजस्टमेंट है अर्जुन एग्री टू सेटल मिसेस अर्जुन्स लोन पर्सनली। अर्जुन कहता है कि मिसेस अर्जुन का लोन मैं खुद ही दे दूंगा। तो इसके लिए एंट्री क्या पास होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू अर्जुन्स कैपिटल अकाउंट। क्योंकि अर्जुन दे रहा है तो अर्जुन का कैपिटल अकाउंट हम क्रेडिट करेंगे। अब फर्म अर्जुन को पैसे देगा इसके लिए, तो अर्जुन का कैपिटल बढ़ जाएगा। ठीक है, तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू अर्जुन्स कैपिटल लोन टेकन ओवर, और अमाउंट लिख देंगे 50,000। फिर नेक्स्ट एडजस्टमेंट है करंट टू कवर द एंटायर स्टॉक एट 15% बिलो बुक वैल्यू एंड 70% ऑफ द इन्वेस्टमेंट एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। करण ने सारा का सारा स्टॉक ले लिया, यानी कि 15% बिलो बुक वैल्यू का मतलब हो गया जो भी उसकी वैल्यू है उसके 85% पे, और इन्वेस्टमेंट्स में से 70% इन्वेस्टमेंट्स उसने ले ली 10% डिस्काउंट पे। ठीक है, तो आइए देखते हैं स्टॉक कितने रुपए का है। यहाँ पे
स्टॉक हमें दिया गया है 90,000 का, तो पूरा का पूरा स्टॉक उसने ले लिया 85% पे। तो एंट्री क्या बनेगी, करंट कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट क्यों होगा, क्योंकि ये फायदा हो रहा है। तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में यहां लिखेंगे हम बाय करंट कैपिटल अकाउंट स्टॉक टेकन ओवर, और अमाउंट आ जाएगा 76,500। ये कैसे आया, 90,000 वैल्यू थी स्टॉक की और उसको 85% पे उसने लिया है, तो 90,000 इंटू 85 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो 76,500 उसकी अमाउंट आ जाएगी। एक और क्या चीज़ ली थी इसने, इन्वेस्टमेंट्स ली है, 70% लिया है इन्वेस्टमेंट्स का, टोटल इन्वेस्टमेंट इसने नहीं ली है अभी, तो 1,20,000 में से 70% इन्वेस्टमेंट्स इसने खरीद ली 10% डिस्काउंट पे। तो इसके लिए भी एंट्री क्या होगी, करंट कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, और रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय करंट कैपिटल 75,600। और ये अमाउंट कैसे आएगी, पहले तो जो भी इन्वेस्टमेंट है उसका 70% हम करेंगे, 1,20,000 इंटू 70 डिवाइड बाय 100 करेंगे, और जो भी वैल्यू यहाँ पे आएगी उसको हम कर देंगे इंटू 90 डिवाइड बाय 100। 90 डिवाइड बाय 100 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 10% डिस्काउंट पे वो ले रहा है, यानी कि अपनी वैल्यू की 90% पे वो उसको खरीद रहा है, ठीक है। और अमाउंट फिर आ जाएगी हमारी 75,600। फिर नेक्स्ट एडजस्टमेंट है, रोहन एक डेटर है जो 80,000 रुपए जिसने हमसे ले रखे थे, उसको कैश डिस्काउंट दिया 12% पर एनम के हिसाब से फॉर 3 months फॉर मेकिंग इमीडिएट पेमेंट, ताकि वो जल्दी हमें पेमेंट कर दे। तो इसके लिए एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, और 80,000 में से 12% हम कम कर देंगे, तो ये हो जाएगा 80,000 इंटू 78 डिवाइडेड बाय 88 डिवाइडेड बाय 100, तो अमाउंट आ जाएगी हमारी 70,400, ठीक है। बाय बैंक अकाउंट डेटर्स रियलाइज 70,400। एंट्री क्या बनी थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, डेटर्स रियलाइज हुए हैं, पैसे आए हैं, तो रियलाइजेशन के लिए तो प्रॉफिट हुआ, इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ये हम लिखेंगे। ये चीज ध्यान रखना, जो जो प्रॉफिट होता जाएगा उसको हम रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में लिखते जाएंगे, जो जो नुकसान होता जाएगा उसको रियलाइजेशन के, यानी कि जो नुकसान या पेमेंट जो भी वो कर रहा है वो सब डेबिट साइड में आती जाएगी। फिर नेक्स्ट एडजस्टमेंट है, क्रेडिटर्स एक्सेप्टेड 1,85,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। क्रेडिटर्स ने बोला कि हमें 1,85,000 दे दो, पूरे के पूरे सारा, मतलब उनका अमाउंट सेटल हो जाएगा इसी से, ठीक है। टोटल अमाउंट कितना हमें क्रेडिटर्स को देना था, 2 लाख पे, यानी कि उसने हमें डिस्काउंट दे दिया 15,000 रुपए का। तो अब इसके लिए एंट्री क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा बाय बैंक अकाउंट, क्योंकि टू बैंक अकाउंट, क्योंकि ये खर्चा है इसलिए इसके डेबिट साइड में आ गया टू बैंक अकाउंट, क्रेडिटर्स पेड और 1,85,000। फिर नेक्स्ट है 80% ऑफ अदर फिक्स्ड असेट्स रियलाइज्ड रुपीज 2,20,000 while the remaining assets were sold at 20% below book value। अब देखो अदर फिक्स्ड एसेट्स टोटल है 3,90,000 के, इनमें से 80% तो जो असेट थे वो तो उन्होंने तो हमें कितने पैसे ला के दिए, 2,20,000 रुपए में वो रियलाइज हो गए, और बाकी के जो 20% के बचे हैं वो अपनी 80% पे रियलाइज हुए। अब इस 3,90,000 को पहले तो हम डिवाइड करेंगे 80 और 20 में, तो ये जो 20% है इसमें से उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 80 बाय 100 से, क्योंकि 20% लेस वैल्यू पे वो रियलाइज हुए हैं, ठीक है। तो और इन दोनों को प्लस कर देंगे तो टोटल अमाउंट हमारा आ जाएगा बाय बैंक अकाउंट अदर फिक्स्ड असेट्स रियलाइज 2,82,400, ठीक है। अब ये पैसा आया है इसीलिए रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में जा रहा है। फिर नेक्स्ट है द बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट 70% इन्वेस्टमेंट तो यहाँ पे हो ही गई थी, करण ने ले ली थी। अब बाकी की जो 30% इन्वेस्टमेंट बची है पीछे उसको 85% पे सेल कर दिया, अपनी 85% पे, ठीक है। तो क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, यहां लिख देंगे हम बाय बैंक अकाउंट बैलेंस इन्वेस्टमेंट रियलाइज 30,600। और ये 30,600 अमाउंट कैसे आया, पहले तो इन्वेस्टमेंट का हम 30% निकालेंगे। इन्वेस्टमेंट की टोटल अमाउंट हमें दी गई है 1,20,000, इसका 30%,
36,000, यानी कि 36,000 की इन्वेस्टमेंट को बेचा उसकी 80% पे, तो 36,000 इंटू 80 डिवाइड बाई 100 किया तो ये आ गया हमारा 30,600 अमाउंट। फिर नेक्स्ट है फिक्स डिपॉजिट्स वर रियलाइज्ड एट 105% ऑफ देयर बुक वैल्यू। जो फिक्स डिपॉजिट्स पड़े हैं उनको रियलाइज किया गया 105%। ये कैसे निकलेगा? 80,000 इंटू 105 डिवाइडेड बाय 100, तो ये वैल्यू आ जाएगी जिस पे वो रियलाइज हुआ है, और ये भी जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। बाय बैंक अकाउंट फिक्स डिपॉजिट्स रियलाइज 84,000। फिर नेक्स्ट है ओल्ड मशीन जो कि कंप्लीटली राइट ऑफ हो चुकी थी, उसको करण ने ले लिया 45,000 अगेंस्ट द अमाउंट ड्यू ऑन हिज लोन। अब ये वाला एडजस्टमेंट हमने अभी देखा था पहले कि कोई असेट अगर पार्टनर के लोन देने के लिए यूज हो रहा है तो उसको हम रियलाइजेशन अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, और ये कहाँ जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और लिख देंगे हम बाय करंस लोन अकाउंट। एंट्री क्या बन जाएगी? करंस लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो बाय करंस लोन अकाउंट 45,000। अब एक डिफरेंस है, देखो पहले जो मैंने आपको बताया था वो क्या था? वो असेट हम ट्रांसफर कर चुके थे पहले। अब ये क्या है? अनरिकॉर्डेड असेट है। अगर अनरिकॉर्डेड असेट भी कोई लेकर जाता है पार्टनर, तब भी उसकी एंट्री ऐसे ही होगी। क्या एंट्री होगी? लोन फ्रॉम पार्टनर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अगर रिकॉर्डेड असेट लेके जा रहा है तो भी ये सेम ट्रीटमेंट होगा, और अगर अनरिकॉर्डेड है तो भी इसका हम सेम ही ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है। फिर नेक्स्ट है द बैलेंस ऑफ द लोन वॉज पेड इन कैश। बाकी का जो बैलेंस था उसको कैश में पे कर दिया, तो इसके लिए रियलाइजेशन अकाउंट में तो हम कोई एंट्री करेंगे ही नहीं। ठीक है। नेक्स्ट है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹25,000। 25,000 रुपए के रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हुए विच वर पेड इक्वली बाय अर्जुन और करण। और ये पे किसने किए? अर्जुन और करण ने। तो एंट्री क्या बनेगी? रियलाइजेशन अकाउंट तो डेबिट होगा क्योंकि एक्सपेंस फर्म का है, और पे किसने किए? करण और अर्जुन ने। तो इन दोनों के कैपिटल अकाउंट को कर देंगे हम क्रेडिट टू अर्जुन्स कैपिटल टू करंस कैपिटल 12,500 और 12,500। तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएगा टू अर्जुन्स कैपिटल टू करंस कैपिटल 12,500 और 12,500। ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे सारे एडजस्टमेंट्स। अब हम देखेंगे कि कोई ऐसे असेट या लायबिलिटी रह तो नहीं गए जिनका एडजस्टमेंट नहीं हुआ है। तो इधर फिक्स डिपॉजिट्स हो गए सारे, 105% पे हमने रियलाइज किया था। स्टॉक भी सारा हो गया था, इन्वेस्टमेंट भी सारा हो गया था। डेटर्स लेकिन सारा नहीं हुआ था। 2 लाख रुपए के डेटर्स थे, जिसमें से 80,000 रुपए वाले शायद हमने रियलाइज कर लिए थे। हाँ, बाकी के 1,20,000 वाले रियलाइज अभी भी नहीं हुए हैं, कुछ भी एडजस्टमेंट में नहीं दिया गया। इसका मतलब वो अपनी बुक वैल्यू पे ही रियलाइज हो गए, यानी कि 1,20,000 पे वो रियलाइज होंगे। तो बाय बैंक अकाउंट रिमेनिंग डेटर्स रियलाइज्ड 1,20,000। ठीक है। तो डेबिट साइड के सारे असेट्स हमने एडजस्टमेंट कर दिया। अब क्रेडिट साइड में क्रेडिटर्स का एडजस्टमेंट हो गया, बिल्स पेबल का नहीं हुआ, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड का नहीं हुआ, और मिसेस अर्जुन का लोन भी हम एडजस्ट कर चुके हैं। तो इन दोनों को भी हम पेमेंट तो होगी। लाइबिलिटीज़ के बारे में हमने पढ़ा था कि अगर लाइबिलिटीज़ के बारे में एडजस्टमेंट में कुछ भी नहीं दिया गया कि वो कितने में सेटल हुई है, तो हम क्या कंसीडर करेंगे कि वो अपनी बुक वैल्यू पे ही सेटल हुई होंगी। तो बिल्स पेबल और एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड की पेमेंट के लिए एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि ये एक्सपेंस है, टू बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में हम लिख देंगे टू बैंक अकाउंट बिल्स पेबल पेड और टू बैंक अकाउंट एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड पेड 1,20,000 और 60,000। तो ये हो गए सारे एडजस्टमेंट लाइबिलिटी और असेट से रिलेटेड। अब टोटल करेंगे तो डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 13,20,000, जो कि ज़्यादा है क्रेडिट साइड से। तो इसका मतलब लॉस है, और ये लॉस हम भेज देंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि है 3:2। तो इस तरह से हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, और पार्टनर का जो भी लोन अगर उसने दिया हुआ है या उसने फर्म से लिया हुआ है उसका ट्रीटमेंट हम करते हैं। आई होप आज की क्लास आपको अच्छे से समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।